गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज चर्चा करेंगे उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 तक का, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की है, उसमें पहले चरण की हम चर्चा करने जा रहे हैं उदारवादी चरण 1885 से लेकर के 1905 तक। और देखिए, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन का मुद्दा, और ये फर्स्ट फेज आप लोगों का प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत कुछ तैयार होगा, है ना। तो आप इसमें एपिसोड में तथ्य न खोजने का प्रयास करिएगा, प्रयास ये करिएगा, देखिएगा कि कैसे ऑप्शनल्स में क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए और कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास के बाद फिर उदारवादी चरण पे जितने प्रश्न हैं, जैसा कि हम करते रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर आप लोग एकदम से उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि कल कह रहे हैं संडे के टेस्ट की तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, राइट। तो आइए देखते हैं 1885 से लेकर के 1905 में क्या क्या हमको कैसे कैसे किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो उदारवादी चरण है, अब देखिए राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं भी उदारवाद का आता है, लिबरलिज्म करके रहता है ना। तो क्या वो उदारवाद और ये उदारवादी चरण एक ही है? कहीं कंफ्यूज ना होइएगा, वो उदारवाद अलग चीज है। इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट फेज कहते हैं। नेशनल मूवमेंट का हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट फेज कहते हैं। तो निश्चित रूप से हमें मॉडरेट फेज या जो प्रारंभिक चरण है, हमें सबसे पहला बिंदु तो यही ध्यान में रखना होगा कि हम ये जानें कि वास्तव में उदारवादी चरण है क्या। उदारवादी चरण क्या है, जो हमारी पाठ्य योजना है वो हम देखेंगे कि उदारवादी चरण क्या है। उसके बाद हम इसके अवधारणात्मक पहलू पे, जो वैचारिक अवधारणात्मक या वैचारिक का आप कह सकते हैं कि इसके वैचारिक आयामों की हम बात करेंगे कि क्या इसका वैचारिक आयाम था, यानी उदारवादी किन किन आधारभूत बातों पर विश्वास करते थे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनकी जो उदारवादी चरण में जो मांगे उठाई गई उदारवादी चरण में मांगे, इनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो कार्यक्रम था, और फिर मूल्यांकन देखेंगे। कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग सामाजिक आधार की चर्चा करेंगे, सामाजिक आधार। और फिर हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन के लास्ट में। और इतने पहलुओं पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बिना किसी क्या कहते हैं कि पूर्व धारणा से विस्तृत तथ्यगत एक एक बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। और यहाँ हम लक्ष्य भी लिख दें, लक्ष्य को आधार पे ही रख करके चर्चा क्या कहते हैं मांगे रखी गई, है ना। और फिर हम लोग जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो इन्हीं संदर्भों में प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। खास करके जो मांगे हैं, जो कार्यक्रम है, जो सामाजिक आधार है, मांगे, कार्यक्रम, सामाजिक आधार, इनसे खूब सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करें कि उदारवादी चरण या उदारवादी वर्ड्स का क्या मतलब है। देखिए, उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद, ये आप कह सकते हैं, एक एक बिंदु को हम लोग आगे बढ़े इस पे, कि उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद, जो शब्दावलियां आपको दिखाई देती हैं, उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद, एवं उग्र राष्ट्रवाद, ये जो दोनों अवधारणाएं हैं,
आप ये कह सकते हैं कि ये सापेक्षिक अवधारणा है, निरपेक्ष नहीं है, यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक अवधारणा है, यानी उदारवादी जो शब्द है ना, वो बाद के लोगों के द्वारा या उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा पहले जो प्रारंभिक स्तर पे जो हमारे क्या कहते हैं कि उदारवादी चरण के जो नेता थे, उनके लिए, नेताओं के लिए कहा गया उदारवादी चरण। यानी एक उग्र राष्ट्रवाद के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो ये उदारवाद शब्द गढ़ा गया, राइट। यानी ये कोई निरपेक्ष नहीं था कि इस प्रकार जो है क्या कहते हैं कि ये उदारवाद की परिभाषा है। जैसे कि आप राजनीति शास्त्र में मानते हैं कि उदारवाद का मतलब क्या हुआ कि हम प्रतिबंधों में कमी कर दें, रिस्ट्रिक्शंस में कमी कर दें, तो उसे हम लिबरलिज्म कहते हैं, जैसे आर्थिक नीतियों में आप लोग उठा के देखते हैं। तो ये एक सापेक्षिक अवधारणा है। और आपको मजेदार बताएं कि उदारवाद शब्द, जो उदारवादी वर्ड आया, उदारवादी शब्द वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा या बाद के द्वारा, राष्ट्रवादियों द्वारा या बाद के नेताओं के द्वारा प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के लिए प्रयुक्त किया गया। राष्ट्रवादियों हेतु प्रयुक्त हुआ यह, और वो भी आलोचनार्थ, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जो मांगे थी वो काफ़ी कम थी, या जो उपलब्धियां थी वो काफ़ी कम थी। हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या मांगे कम थी, है ना। तो एक आलोचना के लिए उदारवाद वर्ड्स का यूज किया गया था, राइट। अदरवाइज आप सोचिए कि जो लोग पहली बार औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाए, क्या वो उदारवादी हो सकते थे? क्या वो अपने समय के सर्वाधिक क्रांतिकारी नहीं थे? अगर आप इस नज़रिए से उठा करके देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उदारवादी जो चरण है या उदारवादी जो नेतृत्व है, प्रारंभिक बुद्धिजीवियों का नेतृत्व, अपने समय के वो सर्वाधिक क्रांतिकारी रहे होंगे, है ना। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे कि उदारवाद को किस संदर्भों में यहाँ समझने की जरूरत है। आपको एक बात बताऊं कि जो 1885 से 1805 का जो समय है, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं, बहुत सारे लोग उसे मितवादी चरण भी कहते हैं, है ना। तो उदारवाद या मितवाद एक ही हुआ, मितवादी चरण। कुछ लोग उसे संवैधानिक राजनीति का चरण भी कहते हैं, मितवादी चरण या संवैधानिक राष्ट्रवाद का चरण या राष्ट्रवाद का चरण या आर्थिक राष्ट्रवाद का भी चरण कहा जाता है इसे। ये सारी शब्दावलियां एक ही तरह से, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण, राष्ट्रवाद का चरण, ये सारी शब्दावलियां प्रयुक्त होती हैं। क्यों? कारण ये मितवादी का मतलब यही है कि उस समय की जो मांगे थी या जो उसके पीछे जो कार्यक्रम था वो क्या था, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पे था, बहुत आक्रामक नहीं था, एग्रेसिव नहीं था, इसलिए लोग मितवादी चरण कहे। संवैधानिक राष्ट्रवाद के चरण का मतलब यह है कि इस दौरान जो भी आंदोलन हुए वो क्या हुए, संविधान के दायरे में हुए, राइट। और जाहिर सी बात है, जब आंदोलन आप संविधान के दायरे में करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ेगा। आंदोलन पे प्रभाव कब पड़ता है सरकारों पे? तब जब वो लगता है कि आंदोलन सड़क पे आ रहा है।
और आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण जो है इसलिए कहा गया कि इस दौरान औपनिवेशिक सत्ता की आर्थिक मीमांसा की गई, उसके आर्थिक नीतियों की समालोचना की गई, समीक्षा की गई और ये साबित किया गया कि वास्तव में भारत में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं किसकी वजह से हैं? औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की वजह से हैं, है ना। इसीलिए इसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म का भी चरण कहा गया, आर्थिक राष्ट्रवाद का। लेकिन आपको बता दूं कि ये वही है कि जिसने जिस फेस पे ज़्यादा फोकस किया उसी हिसाब से नामकरण रख दिया। लेकिन वास्तव में क्या है कि अगर हमें कहना हो कि ये क्या है तो सबसे अच्छी शब्दावली अगर आप बात करें तो हम इसे प्रारंभिक राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। क्या कहना? सबसे अच्छी उपयुक्त बात होगी वो क्या होगी कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद की बात करें, प्रारंभिक राष्ट्रवाद का चरण। अब कुछ बातें ध्यान में रखिए कि जब प्रारंभिक राष्ट्रवाद का चरण होगा, है ना, अर्लियर नेशनलिज्म का फेज होगा, तो कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ रहती हैं तो कुछ कमियां भी रहती हैं, है ना। और सीमाएं भी होने की, भाई आप नए नए हैं, पहले से अनुभवी तो हैं नहीं, तो बहुत सारी कमियां भी आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो 1885 से 1905 का जो समय था वो प्रारंभिक राष्ट्रवाद का चरण था, अर्लियर फेज था नेशनलिज्म का, राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। और इस दौरान जिन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, अगर आप देखेंगे तो वो खुद अभी राष्ट्रवाद को समझ रहे थे, राइट, और खुद भी नेतृत्व भी कर रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में ये लोग शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों थे। और जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक होंगे तो निश्चित रूप से त्रुटियां होने की आशंकाएं रहेंगी। और जब आप समीक्षात्मक नजरिया रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस चरण में बहुत सारी त्रुटियां भी हुई, राइट। तो ये रहा आपका उदारवाद के संदर्भ में कि उदारवाद शब्द को आप समझिए, वो उदारवादी विचारधारा के हिसाब से चीज़ों को मत समझिएगा। क्लियर हो गई बात, राइट। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम उदारवादी चरण का जो मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं तो उदारवादी चरण के वैचारिक आधारों की बात करते हैं। बहुत आवश्यक है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और उदारवादी चरण का वैचारिक आधार, इसलिए मैं हेडिंग वाइज भी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ उदारवाद। और जब आप मेंस में लिखते हैं उदारवादी चरण के वैचारिक आधार, वैचारिक आधार, चलिए ये क्लास मैं पब्लिक भी करता हूँ। सब लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी के लिए बैठे होंगे, कुछ लोग तो रिजल्ट देख रहे होंगे कि आ जाए तो हम शुरू करें। और आजकल के मेंस की परीक्षा की जो प्रवृत्ति है वो आप जानते हैं कि इतनी आसान नहीं रह गई है कि आप 1 महीने 2 महीने में चीज़ों को कवर अप कर सकें। आपको जीएस प्री मेंस, है ना, ऑप्शनल प्री मेंस, सब आपका तैयार रहना चाहिए। उन 2 महीनों में आप केवल पैकअप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि संस्थान की तरफ से फिलहाल सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है। जो लोग इन विषयों में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। नेशनल मूवमेंट का भी आप देखिए दूसरा तीसरा लेक्चर ही होगा, तो आप यहाँ से जुड़ें। सर्कुलर उसमें क्या कहते हैं कि रूटीन में आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं उदारवादी चरण के वैचारिक आधारों की। आपको बताऊं कि जब आप पहला देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो उदारवादी चरण के लोग थे, इनका जो ये क्या थे, उपयोगितावाद में, यूटिलिटेरियंस, उपयोगितावाद में विश्वास करते थे। कई जगह हमने इन चीज़ों को बताया है, उपयोगितावाद में विश्वास करते थे। और मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी थे, एक एक बिंदु को समझिएगा कि जो बुद्धिजीवी थे, जैसे आपको बताऊं कि जेम्स मिल, है ना, वर्क, लॉक, रूसो, इनकी विचारधारा से करते थे।
एवं उपयोगितावादी विचारकों से प्रभावित थे। राइट। और उपयोगितावादी जो विचारों से उपयोगितावाद क्या कहता है आप जानते हैं, सिंपल सी बात, कि सरकार का शासन ऐसा हो, है ना, कि अधिकतम लोगों का, सरकार का जो प्रयास हो वो क्या हो, सरकार की उपयोगिता इसी संदर्भों में है कि सरकार को अधिकतम लोगों का कल्याण करना चाहिए, अधिकतम लोगों का कल्याण करना चाहिए, ऐसी नीतियां बने। राइट। बल्कि यह भी कहा गया, इस लाइन को समझिए, कि किसी सरकार का आकलन सिद्धांतों से या नैतिकता से नहीं पता चलता है, बल्कि इस बात से पता चलता है कि उसकी कार्य साधकता, एक्सपेडेंसी कैसी है। इस लाइन को हम आपको लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किसी सरकार, यानी अगर कोई सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है तो उससे काम नहीं होने वाला है। किसी सरकार का विश्वास या सरकार का मूल्यांकन सदाचार या नैतिकता, भाई ये ऐसे मूल्य हैं जो कि हर जगह और जरूरी है, लेकिन फिर भी ये कहा इन्होंने कि सदाचार या नैतिकता के आधार पे नहीं, बल्कि कार्य साधकता के आधार पर होना चाहिए। ये सब लाइनें आपको विशिष्ट बनाती हैं, कार्य साधकता के आधार पर होना चाहिए। कई बार हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कहते हैं सर आप इतनी कठिन शब्द लिख देते हैं कि पहले हम इसको अंग्रेजी खोजना पड़ता है। एक्सपेडेंसी कहा जाता है, और वास्तव में या तो क्या कहते हैं कि हिंदी रहे या तो अंग्रेजी, मिक्स वाला तो एकदम से मिक्स वेज ठीक नहीं है, मिक्स लैंग्वेज तो एकदम नहीं ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इसकी वजह से, और ये सारे शब्दावली हिंदी मीडियम के लिए बहुत आसान है, और मैं फिर कहूँगा कि अच्छा लिटरेचर, अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करिए, है ना। एकदम गाइड वाली भाषा नहीं चलेगी, आसान भाषा तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो क्लियर होनी चाहिए ना। तो पहली बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी कि उपयोगितावाद से विश्वास करते थे, और उन्होंने तत्कालीन जो क्या कहते हैं यूरोपीय साहित्य जो पढ़ा पाश्चात्य शिक्षा से विकास के बाद, तो उनको लगा कि वास्तव में उन अधिकारों को यहाँ भी लागू करना चाहिए, और किसी भी सरकार की जो वो है क्या कहते हैं मूल्यांकन है, वो इस आधार पे होना चाहिए कि किस सीमा तक वो अपने लोगों का कल्याण कर पा रही है। राइट। तो ये उनका मौलिक ये था। दूसरी बात कि वो संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे। याद रखिएगा, ये बातें आज भी हैं कि संवैधानिक दायरे में, यानी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करना। और याद रखिएगा कि इस राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आज भी विरासत में जो हमने 1885 से 1947 तक 6 दशकों में लगभग सीखा, वो विरासत आज भी संविधान में आपको दिखाई देती है। तो संविधान की सर्वोच्चता का समर्थन किया जाएगा। आज भी हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है ना। तो जब संविधान की सर्वोच्चता की बात होगी तो जो आंदोलन है वो क्या होगा, संविधान के दायरे में होगा। आंदोलन जो होगा वो संविधान के, एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, फैक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप लोग जानते हैं संविधान के दायरे में। हमने बताया भी होगा सामाजिक सुधार में भी कि सबसे पहले अगर कहा जाए तो राजा राम मोहन राय ने सांवैधानिक राजनीति की बात की थी, उन्होंने ही ब्रिटिश संसद को पत्र लिखा था। तो संविधान के दायरे का मतलब ये है, अब आप समझिए कि वो सदैव संसद को
या उच्च पदस्थ लोगों को सूचित करते थे एप्लीकेशन के माध्यम से। उनको लगता था, जो उदारवादियों का मौलिक विचार था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार, बात यहीं समझिएगा और यहीं से गड़बड़ी भी होगी, ब्रिटिश सरकार यह नहीं जानती कि भारतीय सरकार, जो भारत की सरकार है तत्कालीन, भारत की सरकार अधिकारों पर प्रतिबंध लगाई है, अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए हुई है। खूब समझ रहे होंगे आप लोग मैसेज कमेंट करके बताइएगा, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यानी वो ब्रिटिश सरकार को दोषी ही नहीं मानते थे। उनको लगता था कि जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ की सरकार में है, और यही वजह है, यही कारण है कि वे समस्याओं को ब्रिटिश संसद को सूचित करते थे, समस्याओं को ब्रिटिश संसद को सूचित करते थे। यानी उनको लगता था कि ब्रिटिश संसद को सूचित करते थे, उनको ये लगता था कि अगर हम वहां सूचना दे देंगे तो यहाँ समस्याएं सीधे जो है सही हो जाएंगी। तीसरी बात आपको बताऊंगी, जब हम लोग समीक्षा करेंगे तो इस बात को 100% जानते रहिएगा। हमने पहले ही इस बात को बता दिया कि ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, लर्नर थे, ये अभी इन चीज़ों को समझ रहे थे कि वास्तव में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हो, या साम्राज्यवाद की चरित्र को समझ रहे थे। और यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि इस पूरे शोषण में आप देखेंगे तो पूरे शोषण में मतलब ब्रिटिश सरकार भी शामिल थी और यहाँ की भी सरकार शामिल थी। यहाँ की सरकार तो मोहरा थी, तो सबसे बड़ी कमी आपको यहीं दिखाई देगी। आइए तीसरी बात हम करें कि वो ब्रिटिश अधिराजत्व को, इस बात को समझिए, ब्रिटिश अधिराजत्व को दैवीय संयोग मानते थे, डिवाइनल मानते थे। कहते थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि भारत में आ गया, दैवीय संयोग मानते थे। और इस पे एकदम आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में देवताओं को हर चीज़ है ना, बहुत सुख, बहुत आप कर्मठी हो जाएं, आईएएस में भी सेलेक्ट हो जाएं तो आप सीधे कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा थी। आपने इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा, केवल ईश्वर की कृपा की वजह से हुआ। और जब बहुत दुख होता है तो भी आप यही कहते हैं कि अब ईश्वर ने दुख दिया है तो वही हरेगा। इसका कहने का मतलब, हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं पर चोट नहीं लगाना है, बल्कि ये कहना है कि हमारे यहाँ हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है कि दैवीय संयोग को या देवता को या ईश्वर को केंद्र में रखती है। और उसको लगता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी जो दोनों स्थितियों में, मतलब सफलता और असफलता स्थितियों में संभलने के लिए उसके पास चांस रहेगा। खैर, दैवीय संयोग को हम लोग एंशिएंट में भी पढ़े हैं, सल्तनत में भी पढ़े हैं कि किस तरह से दैवीय राजत्व सिद्धांत से लोग जो है प्रभावित थे। तो ये ब्रिटिश अधिराजत्व को दैवीय संयोग मानते थे और ये मानते थे कि भारत में क्रमिक सुधार होगा। याद रखिएगा कि वो क्रमिक सुधारों की बात करते हैं। वो कभी ये नहीं मानते हैं क्रमिक सुधार होगा कि तुरंत कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन इनका यह मानना था कि क्रमिक सुधार होते हुए, क्रमिक सुधार करते करते या क्रमिक सुधार होते होते क्या होगा, भारत अधीनस्थ नहीं बल्कि भागीदार होगा। और आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो उदारवादी चरण की क्या डिमांड थी, एक शब्दों में अगर आप बताया जाए तो आप ये कह सकते हैं
कि औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी, यही तो उनका लक्ष्य था। वो चाहते थे कि उनको भी भागीदारी मिले, तो धीरे धीरे आएगा, क्रमिक से हो जाएगा, राइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर कभी भी जो उपनिवेशवादी थे, चाहिए कहिए तो एक पॉइंट बना दें इसको समझने के लिए, कि उपनिवेशवाद जो, अरे क्या कहते हैं कि उदारवादी जो थे, वो उनकी अवधारणा में साम्राज्यवाद से अलगाव की अवधारणा नहीं थी, साम्राज्यवाद से अलग होने की अवधारणा नहीं थी, अलग होने की अवधारणा नहीं थी। हमारे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से अवधारणा नहीं थी। खूब कॉन्सेप्चुअली ये 3-4 पॉइंट ही मिल करके आपको 150 वर्ड लिख देंगे, लेकिन वैचारिक आधारों को अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्कोर आप करेंगे, राइट। एक बात याद रखिएगा, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, मूल्यांकन में इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब आज के डेट में हम मूल्यांकन करते हैं तो हम 2021 में बैठे बैठे मूल्यांकन सीधे कर देते हैं और उदारवादियों को एक सूत्र में गाली देना शुरू कर देते हैं कि इनकी उपलब्धि नहीं रही, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि अब आपको 1885 के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन की पहली सीढ़ी है। अगर इसमें कुछ गलती दिखाई भी दे रही है तो उसकी आलोचना करिए, लेकिन आप उसे एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, है ना। और हमने आपको बताया है कि सिविल सर्विसेज में खास करके मानवीय के विषयों में आपका नज़रिया एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप में ये क्षमता आ जाएगी कि कितना सही है कितना गलत है, इसका निष्कर्ष निकाल सकें, तो आप बेहतर प्रशासक भी होंगे और सफल भी होंगे, राइट। तो ये उदारवादी चरण के लोगों का क्या था, आप ये कह सकते हैं कि सर ये इनके वैचारिक आधार थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि उदारवादी जो चरण है उस पे हम लोग ये बात करें कि उनकी कार्यक्रम क्या था, कार्यप्रणाली क्या थी और क्या मांग थी। आइए हम बात करते हैं, कार्यप्रणाली की बात करते हैं, है ना। और सब एक दूसरे से लिंक है। आइए देखते हैं पहले, इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक सेक्शन को पहले देख लीजिए फिर लिंक करने वाली बात करते हैं। कार्यप्रणाली, राइट। और निश्चित रूप से कार्यप्रणाली जो होगी वो क्या होगी, आलोचना का विषय बनेगी, है ना। लेकिन पहले हम यहाँ पे कार्यप्रणाली समझें और फिर वो जानें। पहला जो कार्यप्रणाली का जो ये था, इनका क्या था कि वार्षिक स्तर पर पूर्व निर्धारित स्थान पर, और आपको बताऊं कि पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठक करना। और देखो एक बात ध्यान रखना, बैठक आयोजित करना, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये स्थान भी बड़े साइंटिफिकली खोजे जाते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें संकेत नहीं था। जैसे मालूम हुआ कि एक कलकत्ता में हुआ, दूसरा बम्बई में हुआ, है ना, उसके बाद मद्रास में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। इन चारों जगहों को मिला लीजिए तो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व हो गया। और एक कॉन्सेप्चुअली इस बात को जानते रहिएगा कि जिस स्थान पे, जिस प्रदेश में ये बैठक होती थी, उस प्रदेश के लोगों की भागीदारी अन्य की तुलना में ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो स्थानीय होते थे, बाकी लोगों को बाहर आना होता था। तो वार्षिक स्तर पर पूर्व निर्धारित स्थान पर क्या हो गया, बैठक होना। बैठक किस लिए होना कि जन समस्याओं की पहचान करना, या उन जन समस्याओं या चुनौतियों, कुछ भी लिख लीजिए, समझने की जरूरत है, चुनौतियों की पहचान करना, जो कि सर्वव्यापी हो,
राष्ट्रीय, जो कि राष्ट्रीय महत्व के हों। चलो अच्छी बात, और भी लिख देते हैं, महत्व के हैं। सर्वव्यापी का संदर्भ हमारा क्या था, ये भी आपको बता दें। मतलब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का है से मतलब है, बिहार से मतलब है तो राजस्थान से नहीं, राजस्थान से मतलब है तो महाराष्ट्र से नहीं, ऐसा नहीं। उन मुद्दों को खोजा जाए जिस पे आम सहमति हो, है ना। ऐसा मुद्दा न लाया जाए जिसमें सहमति ही ना बन पाए, राइट। तो निश्चित रूप से उन चुनौतियों को पहचान करना जो कि राष्ट्रीय महत्व के हों। तीसरी बात कि हमने पहले ही आपको वैचारिक आधार बताया कि वो क्या करते थे, समस्याओं को पहचान करके संविधान के पद पर उच्च पदस्थ लोगों को क्या करते थे, वो बैठाते थे, उनको सूचित करते थे और फिर ये अपेक्षा करते थे कि उन समस्याओं का समाधान होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सांविधानिक दायरे में ब्रिटिश संसद, क्राउन, वायसराय जो भी थे, को सूचित करना आवेदन पत्र के माध्यम से। ये क्या करते थे कि आवेदन पत्र के नाम से इनको सूचित करते थे। और ये जो बैठक होती थी वो 28 दिसंबर से लेकर के 28, 29 और 30, बाकी एक दिन का गैप रहता था। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाने लोग पहुंच जाते थे। वैसे भी बड़े दिन की छुट्टियां उस समय होती थी 25 दिसंबर से। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एनुअली हॉलीडे भी आप कह सकते हैं, है ना। ये तो खैर आलोचना की बात हुई, कार्यक्रम की बात हम ये कह रहे हैं। अब आपको बताऊं कि जब ये लोग गए इन चीजों के बाद, तो पूरे वर्ष भर क्या करते थे कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समाचार पत्रों के माध्यम से जागरण ले आना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर समाचार पत्रों के माध्यम से जागरण लाने का प्रयास किया गया, राइट। और क्या किया गया कि कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने का, कांग्रेस से लोगों को जोड़ने का प्रयास। और जोड़ने में भी आपको बता दूं, शुरुआती स्तर पे अभिजात्य वर्ग ही के लोग जुड़ते थे, क्योंकि इन्हीं लोगों के पास ये जो लोग बैठते थे ना 28, 29, 30 में। अभी जब हम लोग सामाजिक आधार की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जितने भी लोग थे, अधिकांश आप देखेंगे अपने अपने क्षेत्र के सक्सेसफुल लोग थे, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो जमींदार हों, चाहे वो क्या कहते हैं कि वकील हों, डॉक्टर हों, यानी ये एलीट क्लास के लोग थे, राइट। तो ये इनकी कार्य पद्धति थी। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय आंदोलन में जब आज के डेट में आपको देखेंगे तो बहुत, जब इसकी समीक्षा होगी तो उग्र राष्ट्रवादी कहेंगे कि आंदोलन नहीं था, ये तो 3 दिनों का तमाशा था, है ना। ईटिंग मीटिंग एंड चीटिंग, बैठे आए और इसका कोई खास प्रयास नहीं हुआ। यानी ये ऐसा था जिसमें आक्रामकता का अभाव था। फिलहाल हम लोग मूल्यांकन खंड में इसकी बात करेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम था वो इतना ही कार्यक्रम था, राइट। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उदारवादी चरण में जो मांगे रखी गई, उदारवादी चरण की मांगे, जो उदारवादी चरण है
यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम लोग कल क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, आज इन चीज़ों को समझ लें। पहले उदारवादी चरण की मांगे, जो डिमांड्स थी, अगर आप देखें तो हम अपनी सुविधा के अनुसार से इसे चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं कि राजनीतिक मांगे क्या थी, राजनीति से संबंधित राजनीतिक मांगे, प्रशासन से संबंधित क्या थी, प्रशासनिक मांगे। कभी कभी राजनीति और प्रशासन एक दूसरे का पूरक है ही, प्रशासनिक मांगे, राजनीति में हम लोग इस प्रशासन को भी देख लेते हैं मांगे। और हम देखेंगे आर्थिक मांगे, इकोनॉमिक। याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से, सामाजिक स्तर पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात नोट करा देना चाहते हैं आप लोगों को रिमार्क के रूप में, और अभी हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। वो ये कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे या जो उदारवादी चरण थे, ये क्या थे कि सामाजिक मुद्दों से दूरी बनाए रहे। ये विरोधाभास है, आपको बताऊंगा क्यों है जब आप सामाजिक बात समझेंगे, जब आप सामाजिक क्या कहते हैं सोशल आधार, सामाजिक आधार की चर्चा करेंगे, तब हम लोग इस मुद्दे को, रिमार्क को ओपन करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि सामाजिक मुद्दों से क्या थे कि दूरी बनाए रहे। आप सामान्य किताबों में तो आप यही देख लेते हैं, जो विरोधाभास आपको दिखाई देता है इसकी हम व्याख्या करेंगे, स्टार लगा दे रहे हैं, सोशल सामाजिक आधार पे। सामान्यतः किताबें या पढ़ाने वाले लोग इस बात को कह देते हैं कि सामाजिक मुद्दों से दूरी इसलिए बनाए क्योंकि उनको लगता था कि सामाजिक मुद्दों पे सहमति नहीं बन सकती है। ठीक है, ये इसका एक कारण है, लेकिन हम इसकी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। यानी हम उदारवादी चरण की मांगों की बात करेंगे तो इन संदर्भों में देखेंगे। और इन सबका जो अल्टीमेट उद्देश्य था, इन तीनों प्रकार के अल्टीमेट उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। आपको बता दूं, ऑप्शनल विषय आप जरूर पढ़ रहे हैं, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। और मैं आप लोगों से ये भी कह रहा हूं कि जो क्या कहते हैं कि जीएस के भी जो पेपर आए हुए हैं नेशनल मूवमेंट पे, खास करके इधर यूपीएससी के आप देखेंगे तो वो भी ऑप्शनल से कम जोरदार नहीं है। इसलिए आप वैकल्पिक विषय को पढ़ते हुए भी आप चाहें तो आप चाहे नहीं, आपको करना ही करना है, जीएस के भी क्वेश्चन पेपर को लिखते रहें, रोज लिखें। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इकट्ठे 10 प्रश्न हमको देते हैं पीडीएफ में, तो कैसे देखूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर डे 1 से 2 प्रश्न आप दें, है ना। तो इन सब का जो उल्लेख है वो क्या है, औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी है। राइट, क्लियर, राइट। चलें आगे। फिलहाल एक बार और आपको एक सूचना दे देते हैं मांगों को आगे डिस्कस करने के पहले, कि संडे, हमने पहले भी बताया है, आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं फिर से, कि संडे 12 से 3 आप सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। 12 से नून से 3 PM तक। आपको 11:45 पे, चूँकि डिजिटल पहुंचना है इसलिए 11:45 पे हम आपको क्या करेंगे कि पेपर देंगे, और 3:30 के बाद आफ्टर 3:30 आधे घंटे आपको दे रहे हैं उसका पीडीएफ बनाने के लिए। आप चाहे तो उस प्रश्न का पीडीएफ बना करके आधे घंटे में आप हमें सेंड करें, मेल करें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, राइट। और मंडे को या ट्यूसडे, हम अपने लिए एक दिन और रिजर्व कर ले रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे को हम लोग ऑलमोस्ट मंडे को ही करेंगे। जो टेस्ट पेपर देंगे उसकी हम आपको फ्रेमिंग करेंगे कि जैसे सबके पास पहुंच जाए कि आपने क्या किया, और उसी के लास्ट में जो टॉप 20s रहेंगे, सारे नहीं लेकिन टॉप 20 का हम आपको मार्क्स भी देंगे। और याद रखिएगा, मार्क्स देने में थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, कंजूस तो ना कहिए, स्ट्रिक्ट हैं, कि अगर आपने उसके अकॉर्डिंग दिया तो हम आपको 60 to 70% भी देते हैं, लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ किया तो नंबर कम रखता है। और यही वजह है कि जो हमने
मूल्यांकन कर दिया। तो अगर हमने 50 का किया तो कमीशन भी 52 55 तक कर देगा, उससे कम नहीं करेगा। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, राइट। तो अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बीच में नोटिस हम लोगों ने इसीलिए दिया कि आप इस चीज़ को जानें और समझें, है ना, सीरियसली इसको देखें। अब आप 3 के बाद आप कहिए सर हम 1 बजे से शुरू कर पाए, हम 4 बजे से शुरू कर पाए, तो मैं नहीं चेक करूंगा, सीधी सी बात है, रूल इज रूल, राइट। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रशासनिक मांगों की। अच्छा, एक बात और भी बता दूं आपको, होमवर्क के लिए कह दूं कि जो 1885 से 1905 के दौरान जो विभिन्न बैठकें हुई, उन बैठक की अध्यक्षता किसने की, किस स्थान पे किया, कौन से प्रस्ताव लाए गए, किसने समर्थन किया, किसने विरोध किया, ये वो मुद्दे हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आपको उन मुद्दों को देख लेना चाहिए। हम यहाँ ऑप्शनल की क्लास में उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझ रहे, करना भी नहीं चाहिए। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं उदारवादी चरण की मांगों की बात करते हैं। और पहला हम लोग देखते हैं कि पहली जो बात करेंगे वो हम करेंगे राजनीतिक मांगों की। पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी, है ना। वैसे भी आप कह सकते हो कि सर कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी, तो हमें राजनीतिक मांगों की बात करनी चाहिए पहले, सबसे नंबर 1 पहले कहना चाहिए। आइए, हम बिंदुवार भले लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पहला मांग था, पहला दूसरा तीसरे की बात नहीं है, बस एक बिंदु की बात है कि आप इसे जानें। पहली बात, जो पहला डिमांड इनका वो था, वो क्या था कि भारत सचिव का ऑफिस कहाँ था, बता सकते हैं? इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में था, ब्रिटेन स्थित था। उसे बंद किया जाए, और क्या विकल्प दिया गया, किया जाए, एवं राजनीतिक निर्णयन की प्रक्रिया, मैं बताता हूं, लिख लीजिए, समझिए, एवं राजनीतिक निर्णयन की प्रक्रिया भारत में हो, जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग बाद में जुड़े हैं वो जाने। क्या समझने की बात है कि जब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम लाया गया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों की बहुत डिमांड है कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाइए। वैसे तो विपेश ने बहुत डिटेल बताया है, विपेश सर ने, लेकिन मैं भी सोचता हूं कि इस पर संवैधानिक विकास, खास करके ऐतिहासिक विकास के नज़रिए से आपको बताऊं तो एक सीरीज लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ वो मेंस में रहेगा, और वहाँ जो अप्रोच रहेगा वो स्पेशली मेंस का ही रहेगा। प्रीलिम्स की भी फैक्ट वहाँ से तैयार होंगे, क्योंकि संवैधानिक विकास से जो प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछते हैं वो भी कॉन्सेप्चुअल प्रकृति के होते हैं। तो आपको बताऊं कि जो 1858 में एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया गया था, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शासन के बेहतरी के लिए, बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लाया गया था 1858, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि भारत संबंधी जो भी नीतिगत निर्णय है वो भारत सचिव लेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लेगा, और 15 सदस्यों की एक समिति होगी, उसके आधार पर वो लेगा। हम वहाँ डिटेल की चर्चा करेंगे, लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं, ये बात यहाँ लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो हम डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, और वैसे भी 7 समुंदर पार निर्णय लेने की क्या ज़रूरत है, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि हम ही निर्णय लें, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन वो ढांचा डेवलप हो, क्योंकि उदारवादी कभी इस बात को उठाया ही नहीं, उन्होंने इस बात को रखा। आपको बताऊं, एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, लगभग सन तो एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन 1890 के आसपास उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ब्रिटिशर्स चले भी जाते हैं यहाँ से,
तो भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई बहुत बड़ा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन सामान्यतः कभी भी उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई, राइट, बात समझ रहे हैं। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश संवैधानिक दायरे में ही सही, लेकिन जो निर्णय लिए जाएं वो भारत में लिए जाएं। दूसरी चीज, जो व्यवस्थापिका सभा है, व्यवस्थापिका सभा का विस्तार हो, व्यवस्थापिका सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, व्यवस्थापिका सभा का विस्तार हो, राइट। सभा का विस्तार कैसे, किन किन संदर्भों में होता है व्यवस्थापिका सभा का विस्तार? जब भी असेंबली का विस्तार होता है तो दो ही संदर्भ होते हैं। पहली चीज कि इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, और सदस्य संख्या में भी निर्वाचित सदस्य संख्या हो, ये ना हो कि सब मनोनीत हो। निर्वाचित सदस्य संख्या होंगे तो वो क्या होंगे, भारतीयों के प्रतिनिधि होंगे, तो भागीदारी होगी। और दूसरी बात ये थी कि सदस्यों के अधिकारों में विस्तार हो, सदस्यों के अधिकारों में हो। ऐसा नहीं हो कि बना दिया सदस्य लेकिन वो कोई, उनके पास कोई अधिकार ही न हो। और आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्रमिक रूप से भारतीय सांसद जो व्यवस्था, संवैधानिक विकास देखेंगे, पहले प्रश्न पूछने का अधिकार, फिर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, है ना, फिर बजट पे बहस करने का अधिकार, ये सारी चीजें आपको क्रमिक रूप से मिलेंगी। जब आप सब देखेंगे तो ये तीनों संवैधानिक विकास में आपको वहां पे दिखाई देगा। फिलहाल तीसरी बात इन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नेंस का विस्तार हो, स्थानीय प्रशासन का, यानी नगर पालिका, नगर निगम, इनका भी विकास हो। और वहां पर जो है क्या कहते हैं कि जब प्रतिनिधि चुने हुए होंगे तो एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम से भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी क्या होगी, सुनिश्चित होगी, राइट। ये रहा आपका राजनीति से संबंधित। आइए हम बात करते हैं। और ये मांगे, या एक बार फिर याद रखिएगा कि ये राजनीतिक मांगे एक बार नहीं उठाया गया कि एक बार उठा के रख दिया गया। जब आप 1885 से 1905 के समय आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों का इतिहास, आप जानते हैं किसने लिखा, कभी उठा के पढ़िएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों का जो इतिहास है वो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है ना। हालांकि मेरा भी इस पे बड़ा बढ़िया डिटेल कार्य है, वो जो कि पब्लिश्ड नहीं है, पब्लिश कराने की योजना है, और जब भी पब्लिश होगी तो आप लोगों के लिए जरूर होगी कि कांग्रेस के अधिवेशनों में मुद्दे कैसे उठाए जाते थे, कौन सा मुद्दा कैसा उठाया गया, उस पर कम से कम पट्टाभी सीतारमैया ने तो 3-4 वॉल्यूम में लिखा है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब क्या कहते हैं कि 100-150 पेजों में चीज़ों को लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। आपको ध्यान, हम इसलिए यहाँ पे ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो प्रायः हर अधिवेशनों में जो मांगों की जो सूचियां थी वो लगभग एक जैसी थी, है ना। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रशासनिक मांगे क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मांगे क्या थी। प्रशासनिक मांगे, प्रशासनिक मांगों में पहली बात तो यही थी कि प्रशासन का भारतीयकरण हो, प्रशासन का भारतीयकरण हो। भारतीयकरण हो यानी प्रशासन में अधिक से अधिक भारतीय हों। और आप लोग सामान्य रूप से इस बात को जानते रहे हैं प्रशासनिक ढांचे में कि जो उच्च पद रहता था वो
हमेशा ब्रिटिशों को दिया जाता था। क्या तर्क थे, क्यों ये मांग रखी गई? क्योंकि उदारवादियों का मानना था कि अगर प्रशासन का भारतीयकरण होगा तो क्या होगा कि निश्चित रूप से जो प्रशासन होगा, जो भारतीय होगा, वो भारतीय हितों के संवेदनशील होगा, भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील होगा। अधिक वो इफेक्टिव होगा। पहला तर्क तो यही होगा। आपको बताऊं कि कहने के लिए तो कोई कह सकता है कि सर विदेशी भी हो सकता था, लेकिन वो एक चांसेज होता, लेकिन एक सामान्य अपेक्षा की जाती थी कि भारतीय जो होगा वो भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील होगा। दूसरा जो मजबूत तर्क था वो ये था कि जो धन की निकासी थी, धन की निकासी पर प्रभाव, धन की निकासी को सीमित किया जा सकेगा। जब हम लोग अभी आर्थिक मांग की बात करेंगे तो वह आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी वेतन, उनको पेंशन, उनको भत्ते जो दिए जाते थे, वो क्या होते थे? भारतीय राजस्व से दिए जाते थे और वहां पे चले जाते थे। आपको बताऊं कि जो प्रशासन के भारतीयकरण में ये भी शामिल था कि वहां जो है क्या कहते हैं कि भारत जो इंडियन सचिव के लोग हैं उनके वेतन भत्तों को भी सीमित किया जाए। अगर भारत में रहेगा, भारतीय प्रशासनिक लोग अगर वहां रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। तो दो बिंदु के हिसाब से प्रशासन के भारतीयकरण की मांग की गई, राइट। और इसके लिए एक दूसरी डिमांड क्या की गई कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, आईसीएस उस समय कहा जाता था, आज भी आप लोग उसे आईएएस कहते हैं, कि प्रशासनिक सेवाओं में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। सेवाओं में कि उम्र बढ़ाई जाए, बड़ा बवाल हुआ है, फिर कभी चर्चा करूंगा, खास करके जब प्रशासनिक ढांचे की बात करूंगा। उम्र बढ़ाई जाए, है ना। 19 से 23 वर्ष हमेशा सरकार ये चाहती थी कि कम से कम किया जाए। एचिंसन आयोग भी इस पे लगा, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं की में उम्र बढ़ाई जाए, क्योंकि जब उम्र बढ़ाई जाएगी तो लोगों की सहभागिता होगी। दूसरी बात कही गई कि लंदन एवं भारत में एक साथ परीक्षा हो। अब आप सोच लीजिए कि पहले क्या होती थी, केवल लंदन में परीक्षा होती थी, और 19 साल की अवस्था में आप जाएं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां ऐसी बना दी गई थी कि भारतीय लोग, कम से कम लोग उस पर क्या हों, चयनित हों, है ना। तो भारतीय, ये दोनों डिमांड प्रशासनिक में थी। इसके बाद की बात हम करें, सैद्धांतिक स्तर पे ये कहा गया कि कार्यपालिका विधायिका, यानी चलिए लिख दे रहा हूं, शक्ति के पृथक्करण की बात कही गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका यही होता ही है, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है कि अगर, लिख देता हूं पहले, न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण। ये बात कही गई कि अगर आपको नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर देना है। तो इसकी भी डिमांड की गई। उसके बाद जो प्रेस के स्वतंत्रता की मांग की गई, आप जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता पे बात की गई। हम लोग जल्दी ही प्रेस पे एक विशेष, अब राइट टाइम आ गया है, प्रेस बार बार आएगा, तो हमको प्रेस के बारे में कल नहीं परसों एक क्लास आप लोगों के लिए लेता हूं कि प्रेस के बारे में आप चीजें जानते रहें। तो प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। दूसरी चीज ये कि जो विभेदकारी कानून थे, विभेदकारी कानूनों को भी समाप्त करने की बात कही गई। विभेदकारी कानून समाप्त हो, कानून समाप्त हो। एक नहीं कई थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि उदाहरण देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट 1878 में आया और ये कहा गया कि अपनी सुरक्षा के लिए आप
हथियार रख सकते हैं, लेकिन यह अधिकार ब्रिटिशों को था और भारतीयों को नहीं था। तो निश्चित रूप से ऐसे कानूनों के हटाने की मांग कही गई। भेदभाव समाप्त करने की बात की गई प्रशासन में। ये बात संदर्भ याद रखने की जरूरत है विशेष रूप से कि प्रशासन में भेदभाव, कहानी नहीं लिखना रहता है। आप जानते हैं कि मेंस में एकदम टू द पॉइंट लिखिएगा। प्रशासन में भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई। कई तरीके से हम बताते हैं करने की बात कही गई। एक बड़ा रोचक बात उठाई गई। एक संदर्भ हम दे रहे हैं आपको सिविल सर्विसेज मूवमेंट का। सिविल सर्विसेज मूवमेंट 1872 का ये मूवमेंट उठाया गया एसएन बनर्जी के द्वारा। मामला क्या था आप समझिए। सिविल सर्विसेज मूवमेंट में पहला जो मुद्दा था वो क्या था। वास्तव में हुआ क्या था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक सबॉर्डिनेट था, उसने कुछ एप्लीकेशन लिखा और उस एप्लीकेशन में कुछ गलतियां थी जिसको एसएन बनर्जी ने कहा कि इसको रिमूव, इसको सही करके दोबारा ले आइए। लेकिन जो सबॉर्डिनेट था वो आप कह सकते हैं कि लापरवाह कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विशेष भावना से युक्त था, दुर्भावना से। उसने दूसरी बार भी जब एप्लीकेशन बनाए तो बिना परिवर्तन किए दूसरा लिख दिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बिना देखे उस पर दस्तखत कर दिया। इस कमी पे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी ही कमी, एक ऐसी ही गलती एक बार ब्रिटिश अधीनस्थ अधिकारी ने लगभग उसी समय किया था, तो उसको चेतावनी दी गई थी। और तभी से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जब क्या कहते हैं कि इस्तीफा दिया 1872 में, आंदोलन चलाया सिविल सर्विसेज मूवमेंट। तो आपको बताऊं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, चर्चा करूंगा कभी फिर, वो ये कि उन्होंने लगातार उदारवादी चरण में भी थे, उग्र राष्ट्रवादी चरण में भी थे, क्रांतिकारियों की भी सहायता की, कि इनका नाम ही बन गया था सरेंडर नॉट बनर्जी, यानी औपनिवेशिक सत्ता के विरोध के प्रतीक हो गए थे। और इसी वजह से जब टी पार्टी दी गई वायसराय के द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को स्पेशली नहीं बुलाया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि भेदभाव इस स्तर पे था। इसके अतिरिक्त वेतन संबंधी जो अनियमितताएं थी, नस्लभेदी टिप्पणियां थी, वो बातें तो अलग थी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को जो है क्या कहते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया था और इन भेदभाव के विरुद्ध ही चलाया था। राइट। अब आपको बताऊं कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें थी। जैसे ये कहा गया कि जो विदेशी है, विदेशों में जो भारतीय हैं, विदेशों में भारतीयों का, भारतीय हितों की रक्षा हो। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर ही हो सकता था, हितों की रक्षा हो। अब जरा एक बार सोचिए, अभी हम आर्थिक मांगों की भी चर्चा कर दे रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक मांगों को देखकर ही आपको लग गया होगा कि क्या ये मांगे मृदु थीं? क्या ये मांगे वास्तव में उदारवादी थीं? नहीं, ये मांगे बहुत विस्तार में थीं, है ना। उसके पीछे उनकी जो कार्यप्रणाली थी वो भले कम थी। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं, डिमांड की चर्चा कर रहे हैं तो आर्थिक मांगों की भी बात कर लें कि आर्थिक मांग क्या थी। हम लोग फिर कभी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं। पहला मुद्दा तो उठाया गया कि धन की निकासी बंद हो, ड्रेन थियरी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन की निकासी क्या हो, समाप्त हो। अब आप कहेंगे कि सर धन की निकासी क्या है, इस पे तो एक विस्तृत 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप जानते रहिए कि भारत से
भारत से ब्रिटेन को भेजा गया, भारत से ब्रिटेन को भेजा गया वह धन, भेजा गया वह धन जिसके बदले में कुछ मिला नहीं, जिसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो एक साइड से अगर धन जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या लाएगा, परिणाम क्या लाएगा, ये गरीबी लाएगा, गरीबी, भूखमरी, अकाल। हाँ, भूखमरी अकाल तो यही हो गया। तो ये कहा गया कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो है वो क्या है, समाप्त हो। कई चीजें थी, एक दो चीजें नहीं थी। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की अगर चर्चा करें तो बहुत बहुत लंबा मामला है। आप ये जानते रहिए कि एक आकलन किया गया कि लगभग 1.2 करोड़ पाउंड, ये दादा भाई नेरोजी का है, बाकी एक क्या कहते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार हैं, क्या कहते हैं कि विलियम डिग्बी, ये दादा भाई नेरोजी ने कैलकुलेट किया और ये डिग्बी ने किया। और डिग्बी का कहना है कि ये लगभग 3 करोड़ पाउंड पर ईयर जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी जो ब्रिटिश राजस्व था, उस ब्रिटिश राजस्व का 40 to 50% ऐसे पैसा चला जाता था। फिर राजस्व नीतियों के माध्यम से, गृह प्रभार के माध्यम से, है ना, तो ये जो पैसा जाता था उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा तो जो भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ऐसा मानना था। और ड्रेनेज ऑफ जो वेल्थ है इस पे हम लोग कभी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इसको उठाया इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में, आप जानते ही हैं। उसके बाद कई पुस्तकें लिखी, पम्पलेट्स लिखा उन्होंने, कि जैसे अन ब्रिटिश रूल, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया लिखा। रमेश चंद्र दत्त ने लिखा एक किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने इस मुद्दों को उठाया और ये बताया कि वास्तव में भारत में जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, उन समस्याओं की जो कारण है, उन समस्याओं का जो कारण है वो क्या है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियां है। इतना फिलहाल तो आप जाने हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट जो उन्होंने कहा, आर्थिक मांगों में जो दूसरी बात कही वो ये कहा कि उन्होंने क्या किया कि गृह प्रभार कम हो या समाप्त हो, कम हो, समाप्त, कम से कम करने की बात कही गई। अब आप कहेंगे कि सर होम चार्जेस क्या है, ये सब आपको प्रशासन में बताऊंगा डिटेल, लेकिन फिलहाल जानते रहिए गृह प्रभार क्या होता है। गृह प्रभार का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी, यानी वे खर्चे जो कि औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने के लिए किए गए, तो भाई औपनिवेशिक सत्ता आपकी, हम मुझे क्या है, उसमें कई चीजें शामिल थी, राइट। अधिकारी हैं, उनका वेतन है, भत्ता है, पुलिस है, तो इन सब का जो खर्चा था वो स्पेशली इन लोगों ने कहा कि ये कम हो जाए। इसके अतिरिक्त कई बातें उठाई गई, जैसे विभेदकारी विनिमय दर, एक एक चीज को समझिएगा। और आर्थिक राष्ट्रवाद इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे मुद्दे उठाए गए। विभेदकारी विनिमय दर समाप्त हो, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार क्या करती थी कि जिन चीजों का निर्यात होता था उस पर कर बढ़ा देती थी और जिन चीजों का आयात होता था उस पर कर घटा देती थी। तो उससे भारत में कभी भी औद्योगिक विकास की जो संभावनाएं हैं वो दिखती ही नहीं थी। उसके बाद उद्योगों
के विकास की बात कही गई कि अगर आप स्थानीय उद्योगों के विकास पे जोर देंगे तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। तकनीक के विकास की बात कही गई, तकनीक के विकास की बात कही गई, है ना, राइट। भूमि राजस्व को कम करने की बात कही गई, लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व को कम करने की बात कही गई, राइट। आपको बता दूं कि ये विभिन्न जो मांगे थीं, निश्चित रूप से यदि इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता तो निश्चित रूप से परिदृश्य दूसरा रहता। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो इसलिए थोड़ी आया था कि भारत का विकास करे या ना करे। भारत का विकास करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो किसके लिए आया था? वो आया था शोषण के लिए आया था, एक्सप्लॉयटेशन के लिए आया था। और इसलिए इन मांगों को जल्दी स्वीकार नहीं किया गया, राइट। और जब स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक ही चीज, एक ही रणनीति से आप 20 साल तक प्रयास करते रहेंगे, तो अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो निराशा होगी, और निराशा जब होगी तो क्या होगा कि आप वैकल्पिक रणनीति का मार्ग खोजेंगे, जो कि उग्र राष्ट्रवाद में आपको दिखाई देता है, राइट। एकदम सिस्टमेटिकली समझ लिया। प्रीलिम्स में आप इन मांगों पे इतनी विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि सवाल बड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं, यहां से भी अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेंस में बिना इसके लिखे कहानी लिखने से तो नंबर नहीं मिलने वाला है। अब आपको बताऊं कि इन मांगों को लेकर के, इन सारे डिमांड्स को लेकर के अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 29 से 30 दिसंबर के दौरान क्या होता था, एप्लीकेशन, इन मांगों को एप्लीकेशन बना करके ब्रिटिश संसद को, गवर्नर जनरल वायसराय को, ब्रिटिश संसद को, भारत सचिव को, सबको पत्र में दिया जाता था, और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो क्या करेंगे कि वो इस पे जरूर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेंगे, राइट। अब आइए हम लोग बात करते हैं इनके सामाजिक आधारों की, कि वास्तव में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने, जो सोशल बैकग्राउंड की बात करना चाहेंगे यहाँ पे। आजकल यूपीएससी का बड़ा जोर रहता है इस पे, और लड़के कंटेंट भी नहीं खोज पाते हैं कि कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। कुछ प्रमाणिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उसे जरूर लिख लीजिए, समझिए, जानिए। पहली चीज ये है कि उग्र जो उदारवादी राष्ट्र जो चरण था, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर, एक लाइन में अगर बात कही जाए तो आप ये कहेंगे कि समृद्धशाली मध्य वर्ग था, राइट। आप जितने भी प्रारंभिक नेताओं को देखेंगे, आप इस बात को मैं लिख दे रहा हूं कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे वो अपने अपने क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति थे, अपने क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति थे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो। शहरी मध्य वर्ग इसका आधार था, राइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम और बात करें तो इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर, अभी हम और डिटेल बात करेंगे, लिख दे रहा हूं सामान्यतः। डॉक्टर थे, वकील थे, अधिवक्ता लोग थे, अध्यापक थे, जमींदार व्यक्ति थे, राइट। एक आंकड़ा देता हूं, जनरली ये आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन आप लोग जरूर लिखें इसको, आपको एथेंटिक बताएगा कि 1892 से 1909 के दौरान, हम फिगर के द्वारा बता दे रहे हैं, आप लोग वैसे लिख दीजिएगा, 1892 से लेकर के 1909 के दौरान कांग्रेस के अधिवेशन का सामाजिक आधार हम बता रहे हैं। सामाजिक आधार, ये 1907 में 1909 की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो इसमें 39.32%
39.32% वकील थे। और बेटा बार बार इस बात को कहते हैं कि सभी लोग शहरी मध्य वर्ग लिख के चले जाते हो, लेकिन जो ये आंकड़ा लिख देगा तो उसको लगेगा कि हाँ वास्तव में इस बच्चे ने कुछ शोध कार्य किया है। और सामान्य किताब में जो आप लोग तिवारी पांडे मिश्रा का पढ़ते हैं ना, चौबे का, उसमें इसकी चर्चा भी आपको नहीं मिलेगी। अब ये बात अलग है कि हमने क्लास ले लिया और कुछ लोगों ने देखा और नया रिवाइज किया तो कहो इसी में डाल दे। ये सब बातें ऐसी हैं जो आपकी शोध परक होती हैं, और आप जब निरंतर अपडेट करते रहते हैं तो चीज़ें एथेंटिसिटी के साथ सामने आती हैं। तो 39 ये थे, और 18.19%, सोचिएगा थोड़ा सा भी आप लोग चौंकेंगे, 18.19% लोग जमींदार थे। राइट। उसके बाद ठीक है, 15.10%, 15.10 जो थे वो व्यापारी थे। व्यापारी थे। %3.18 पत्रकार, 3.16% डॉक्टर, नहीं अध्यापक, और 2.94% डॉक्टर। बाकी जो रेस्ट लगभग 17% के आसपास आएगा, 17 पॉइंट समथिंग 31 अन्य पेशे के लोग थे। एकदम तस्वीर क्लियर, आंखें क्लियर हो गई होंगी। ये सोशल बैकग्राउंड था किसका? 1892 से लेकर के 1909 के लोग थे। और अगर हम इसी को याद रखना, बहुत इससे निष्कर्ष भी निकालने वाले हैं। एक दूसरा गोला अगर हम बनाएं तो इसी दौरान अगर हम बात करें 1892 से लेकर के 1909 तक, 1892 से लेकर के 1909 तक तो लगभग 90% हिंदू थे। वर्गीय चेतना की बात कर रहे हैं, 90% हिंदू थे। 6.5% लोग मुस्लिम थे। और बाकी जो है 96.5 हो गया, 3.5 अदर्स थे। और भी आपको बताएं कि इन 90% हिंदुओं में 40% ब्राह्मण थे, और लगभग आप 59 to 60% आप कह सकते हैं जो थे वो सवर्ण थे। यानी प्रारंभिक स्तर पे आप देखेंगे तो जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखता है वो कम था। और इसमें ये तत्कालीन समय में आलोचना का एकदम विषय नहीं है। उस वर्ग में सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना बहुत कम थी, इसलिए ये परिदृश्य था। लेकिन इन दोनों परिदृश्यों को अगर देखें, लोग चर्चा नहीं करते हैं, जानते भी नहीं हैं और चर्चा भी नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक सोशल आधार था इसका। आइए बात करते हैं मुसलमानों की। अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या समझ लीजिए कि दलित वर्ग इसलिए नहीं था क्योंकि जन चेतना का अभाव था। मुस्लिम वर्ग इसलिए नहीं था, यहां स्पेशली जानते रहिएगा, क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान, एकदम नहीं था, कम था की बात कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान और सरकार के प्रयास से
सरकार के प्रयास से दूरी बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। याद करिए कि 1888 में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन इसीलिए बनाया गया था कि मुसलमानों को उससे जोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे आपको कई मुसलमान यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी ही थे सबसे फेमस, तो वही थे, है ना। तो लोग मिलेंगे लेकिन संख्या में कम मिलेंगे। तो ये सामाजिक संरचना थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति आपको दिखाई देती है। महिलाओं की सीमित मात्रा में उपस्थिति दिखती है। सीमित संख्या लिखा जाए, मात्रा क्या होता है, संख्या में उपस्थिति। जैसे आपको बताऊं कि कादम्बिनी गांगुली पहला नाम आता है कादम्बिनी गांगुली का, जिन्होंने एड्रेस किया कांग्रेस को। लेकिन निश्चित रूप से यह उपस्थिति क्रमिक रूप से बढ़ती चली गई और आगे के आंदोलनों में आप देखेंगे तो महिलाओं की एक अच्छी खासी भूमिका आपको दिखाई देगी, राइट। किसान और मजदूर वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग अपेक्षाकृत कम था, बहुत ही कम था, या आप ये कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत अलग था। अब कुछ बातें और कहना चाहता हूं, उस बात को समझिए बेटा। कोई बात कहता हूं इसलिए ध्यान से सुना करिए। अब जैसे किसान एवं मजदूर वर्ग अलग थलग इसलिए था, आप देखें कांग्रेस की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो क्या था, 18.19% जमींदार थे, जमींदारों की प्रभावी भूमिका थी। इसलिए कांग्रेस किसान के मुद्दों पर थोड़ा सा क्या थी, जरूर उसका स्वर कम था। हालांकि भूमि राजस्व कम करने की बात को कहती थी, औद्योगिक विकास की बात को कहती थी, लेकिन उसे संतुलन बनाना होता था उद्योगपतियों में और जमींदारों में और अन्य लोगों में। और ये जो आपको हिंदू मुस्लिम, आपको हिंदू दिखाई दे रहे हैं 90%, जिसमें 40% ब्राह्मण हैं और लगभग 90% आप ये कह सकते हैं कि मतलब हिंदुओं में 90-95% सवर्ण 96% है। इस आंकड़े के हिसाब से तो 99% हो गए। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से सामाजिक सुधारों के प्रति जो है क्या कहते हैं कि थोड़ा सा नजरिया उनका बहुत संकीर्णता वाला होगा, स्वाभाविक है, विरोधाभासी होगा। इसीलिए कांग्रेस ने सामाजिक सुधारों से दूरी बना रखी। और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं कि यह प्रवृत्ति हमेशा बनी रहेगी, इसमें भी धीरे धीरे एक ग्रुप आ रहे थे क्या कहते हैं कि कांग्रेस में ही, जिन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए एक सोशल कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। तो ये विरोधाभास दिखाई देता है कि एक तरफ आप सामाजिक सुधारों से दूरी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी समय आप सोशल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल ये सामाजिक आधार था उनका। अब अंतिम बिंदु आ जाता है कि हम लोग समीक्षा करें या मूल्यांकन करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तथ्यगत स्तर पर मूल्यांकन करना चाहिए, और मूल्यांकन के दो पक्ष होते हैं मूल्यांकन या समीक्षा के, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों होता है, तभी तो आप समीक्षा करते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। अगर आप सकारात्मक पक्ष की बात करें तो पहली बात तो आप यही कह सकते हैं कि सर राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी, राष्ट्रीय आंदोलन के आधारशिला फाउंडेशन तो इन्होंने ही रखा। सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि सर इसने औपनिवेशिक तंत्र की मीमांसा की,
और एवं उसके कमियों को उजागर किया। आप ये भी सीधे, हम तो फिर भी मॉडरेट लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि जनता के नज़र में औपनिवेशिक तंत्र को नंगा कर दिया इसने, है ना। और निश्चित रूप से इसमें सहमति थी, कमी के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि ये जो मांगे थी, ये जो बातें थी, वो गलत नहीं थी, राइट। तीसरा अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसने जो है संवैधानिक राजनीति की शुरुआत की, संवैधानिक राजनीति को स्थापित किया, और इसी का परिणाम था, आप ये कह सकते हैं कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। थोड़ा ही सही, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट आया, यानी ये मुद्दे तो आए ही, है ना। संसद तक में आप ये कह सकते हैं कि संसद तक, ब्रिटिश संसद में भी गूंज सुनाई दी, इन मुद्दों की ब्रिटिश संसद में गूंज सुनाई दी। ये आप कह सकते हैं कि इनका जो है सकारात्मक पक्ष रहा। आपको बताऊं, गोपाल कृष्ण गोखले ने जब मूल्यांकन किया, भाई एक प्रमुख नेता थे, तो उनका एक कहना था कि देखिए, इस दौरान जो लोग हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उपलब्धियां सीमित होंगी, है ना, लेकिन हमारी नीयत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो निश्चित रूप से उपलब्धियां सीमित आपको इस काल की दिखाई ही देंगी। अब हम बात करें नकारात्मक पक्ष की, कि क्या नेगेटिविटी हमको दिखाई देती है। नकारात्मक पक्ष, तो अगर हम नकारात्मक पक्षों की बात करें, तो पहली बात तो हम यही कह सकते हैं कि ये साम्राज्यवाद की प्रकृति को समझने में असफल रहे। साम्राज्यवाद की प्रकृति को नहीं समझ सके, समझने में असफल रहे। इनको लगता था कि भारत में स्थित सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में क्या थी, पूरी की पूरी कायनात लगी हुई थी शोषण में। दूसरी बात, है ना, साम्राज्यवाद की प्रकृति ही नहीं समझ सकते थे। इनको ये हमेशा इनके अधिवेशनों में रानी की जय लगा करती थी, तो निश्चित रूप से जो है क्या थी कि ये उनकी नासमझी थी। लेकिन नियति पर प्रश्न चिन्ह नहीं था, वास्तव में वो समझ ही नहीं सके थे। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि इनकी जो कार्यशैली थी, कार्यशैली निश्चित रूप से लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थी। मांग इतनी बड़ी बड़ी, और आप मालूम हुआ कि केवल 3 दिन बैठ करके केवल एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो कार्यशैली आलोचना का बिंदु था। सामाजिक आधार सीमित था, सामाजिक आधार सीमित था। जब तक आप आंदोलन को अन्य लोगों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मजबूती नहीं आएगी। और कई विरोधाभास थे, वो हमने आपको ऊपर बताया ही, राइट। तो ये उनके नकारात्मक पक्ष थे, और इसीलिए इन्हीं नकारात्मक पक्षों के कारण ही वैकल्पिक रणनीति ले आनी पड़ी। बात समझ में आ रही है, राइट। और वो वैकल्पिक रणनीति आलोचना के रूप में, उग्र राष्ट्रवाद के रूप में आपको दिखाई देती है। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आप लोगों ने आत्मसात किया होगा। ये स्तर होता है, ये तरीका होता है सोचने का, समझने का। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को देखेंगे, राइट। और वो सभी विद्यार्थी जो कि जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो उसके लिए वो अब भी जुड़ सकते हैं। नेशनल मूवमेंट से 2-3 क्लासेज हुई हैं, है ना, और वो साइकिल के रूप में, एक साइक्लिक क्रम में हम आपको क्या करेंगे, बैच को समाप्त कर देंगे, राइट।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।